आज का हमारा अध्याय है परमाणु एवं अणु। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्णाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक फकुदा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लियूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर सहयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आर्थवा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किए। 3.1 रासायनिक संयोजन के नियम। लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। 3.1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप 3.1 निम्न अक्स एवं वाई रसायनों का एक युगल लीजिए। यहाँ पर अक्स और वाई लिया गया है। कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम, सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम, बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम, सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम, लेड नाइट्रेट 2.07 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 1.17 ग्राम। अक्स एवं वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं अक्स के विलयन को एक छोटी प्रकनली में लीजिए। छोटी प्रकनली को विलयन युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क 3.1 की भांति लगाइए। चित्र 3.1 वाई के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई अक्स के विलयन युक्त छोटी प्रकनली। यहाँ ऊपर कॉर्क दिखाया गया है, ये डोरी है और यहाँ पर ये शंक्वाकार फ्लास्क को दिखाया गया है। इसको छोटी प्रकनली, ये भाग इसको अक्स का विलयन, ये नीचे ये इसका वाई का विलयन। अंतर्वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तोल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए जिससे अक्स एवं वाई के विलयन परस्पर
मिश्रित हो जाए। अब इस फ्लास्क को पुनः तोड़ लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई? क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? फ्लास्क के मुख पर कोरक क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर्वस्तु में कोई परिवर्तन हुआ? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही विनाश। 3.2 स्थिर अनुपात का नियम। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1.1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन की प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था: किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं: सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, न ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं।
किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। प्रश्न एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोइट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक अम्ल बराबर सोडियम एथेनोइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? 3.2 परमाणु क्या होता है? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉबी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10 की पावर -9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10 की पावर 9 नैनोमीटर। सापेक्ष आकार त्रिज्या मीटर में और उदाहरण 10 की पावर -10 हाइड्रोजन परमाणु, 10 की पावर -9 जल का परमाणु, 10 की पावर -8 हीमोग्लोबिन अणु, 10 की पावर -4 रेत का कण, 10 की पावर -2 चिंटी और 10 की पावर -1 तरबूज। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके, फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। चित्र 3.2 सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाया गया है। 3.2 विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है? डाल्टन एक ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक
या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था। यहाँ ये हाइड्रोजन, ये कार्बन को प्रदर्शित करता है, ये ऑक्सीजन को, ये फॉस्फोरस को, ये सल्फर को, ये आयरन को, ये कॉपर को, ये सीसा को, ये सिल्वर को, ये गोल्ड को, ये प्लेटिना को और ये पारा को। ये चित्र 3.3 डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक दिखाए गए हैं। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। आजकल इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षरों में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। उदाहरणार्थ हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह H, एल्यूमिनियम का Al न कि इस तरह से लिखा जाता है। कोबाल्ट को हम यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं CO न कि कैपिटल में CO लिखते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरणार्थ एक क्लोरीन यानी Cl, जिंक यानी Zn इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरणार्थ लोह यानी आयरन का प्रतीक Fe है जो उनके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नेट्रियम एवं कैलियम से व्युत्पन्न है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। यहाँ सारणी 3.1 में कुछ तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं। यहाँ तत्व, यहाँ प्रतीक। एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, ऑर्गन को Ar से, बेरियम को Ba, बोरोन को B से प्रदर्शित किया जाता है, ब्रोमीन को Br से, कैल्शियम को Ca से, कार्बन को C से, क्लोरीन को Cl, कोबाल्ट को Co, कॉपर को Cu से, क्लोरीन को F से, स्वर्ण या गोल्ड को Au से, हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को H से, I से, आयरन को Fe से, सीसा को Pb से, मैग्नीशियम को Mg से, नियोन को Ne से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, पोटेशियम को K, सिलिकॉन को Si से, चांदी या सिल्वर को Ag से, सोडियम को Na, सल्फर को S से, यूरेनियम को U से, जिंक को Zn से प्रदर्शित किया जाता है। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। 3.2 परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को
मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 म्यू द्वारा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 म्यू निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को 1 AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको U यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। दो कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूज इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है। यहाँ चित्र 3.4 ए में तरबूज को दिखाया गया है, बी में 12 टुकड़ों को दिखाया गया है, सी में तरबूज का 1/12वां भाग दिखाया गया है, डी में तरबूज के टुकड़ों का उपयोग करते हुए यहाँ पर ये दिखाया गया है। उपयोग करके वह फल विक्रेता फलों को कैसे तौल सकता है, इसको दिखाया गया है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। सारणी 3.2 कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर तत्व दिखाए गए हैं।
यहाँ परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। 3.2 परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। प्रश्न, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। एक परमाणु को अंकों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता? 3.3 अणु क्या है? साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। 3.3 एक तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं, जैसे ऑर्गन Ar, हीलियम He इत्यादि। जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरणार्थ ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः दो के स्थान पर तीन ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हम इसे ओजोन प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ प्रश्नों की परमाणुकता का अवलोकन करें। सारणी 3.3 कुछ तत्वों की परमाणुकता। यहाँ पर तत्वों के प्रकार, यहाँ पर नाम, इधर परमाणुकता। अधातु ऑर्गन एक परमाणु, हीलियम एक परमाणु, ऑक्सीजन द्विपरमाणु, हाइड्रोजन द्विपरमाणु, नाइट्रोजन द्विपरमाणु, क्लोरीन द्विपरमाणु, फॉस्फोरस चतुर्परमाणु, सल्फर बहुपरमाणु। धातु सोडियम एक परमाणु, आयरन एक परमाणु, एल्यूमिनियम भी एक परमाणु, कॉपर भी एक परमाणु। 3.2 यौगिकों के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सारणी 3.4 कुछ यौगिकों के अणु। यौगिक यहाँ पर संयुक्त तत्व है, यहाँ द्रव्यमान अनुपात। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन 3:8। क्रियाकलाप 3.2 अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4
एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2 देखिए। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तत्व है, यहाँ पर द्रव्यमान अनुपात, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान अनुपात या परमाणु द्रव्यमान सरलतम अनुपात। यहाँ पर ये हाइड्रोजन तत्व है, इसका द्रव्यमान अनुपात 1, परमाणु द्रव्यमान 1 और द्रव्यमान अनुपात भी 1/1 बराबर 1, सरलतम अनुपात 2 आएगा। तत्व ऑक्सीजन द्रव्यमान अनुपात 8, परमाणु द्रव्यमान 16, द्रव्यमान अनुपात निकालेंगे तो 8/16 बराबर 1/2 और सरलतम अनुपात 1। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात H अनुपात O बराबर 2:1 होता है। 3.3 आयन क्या होता है? धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन आवेशित कण होते हैं तथा इन पर ऋण अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित कण को ऋणायन तथा धन आवेशित कण को धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+ तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- संगठक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं। सारणी 3.6 हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सारणी 3.5 कुछ आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक इधर संघटक तत्व दिए गए हैं, यहाँ द्रव्यमान अनुपात दिया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम एवं ऑक्सीजन 5:2, मैग्नीशियम सल्फाइड मैग्नीशियम एवं सल्फर 3:4, सोडियम क्लोराइड सोडियम एवं क्लोरीन 23:5 23:35.5 द्रव्यमान अनुपात होता है। 3.4 रासायनिक सूत्र लिखना। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। सारणी 3.6 कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणु आयन। संयोजकता दी गई है, यहाँ आयन का नाम, यहाँ संकेत, इधर अधात्विक तत्व है, इधर संकेत लिखे गए हैं। यहाँ बहुपरमाणु आयन, यहाँ पर संकेत, जैसे सोडियम को Na+, पोटेशियम को K+, सिल्वर को Ag+, कॉपर को Cu+, मैग्नीशियम को Mg2+, कैल्शियम को Ca2+, जिंक को Zn2+, आयरन को Fe2+, कॉपर को Cu2+, हाइड्रोजन को H+, हाइड्राइड को H-, क्लोराइड
Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, ये इसका संकेत है। आयोडाइड को I माइनस, ऑक्साइड को O2 माइनस, सल्फाइड S2 माइनस, अमोनियम NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, कार्बोनेट सल्फाइड, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, सल्फाइड SO3 2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस। जिंक Zn2 प्लस, आयरन Fe2 प्लस, कॉपर Cu2 प्लस, एल्यूमिनियम Al3 प्लस, आयरन Fe3 प्लस, नाइट्राइट N3 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस। कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्ठकों में रोमन संख्याक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि इसकी 8 भुजाएं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस को O तथा मानव को H से निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पादांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। कहते हैं उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na प्लस तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl माइनस संगठक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। सारणी 3.6 हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सारणी 3.5 कुछ आयनिक यौगिक संगठक तत्व द्रव्यमान अनुपात। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एवं ऑक्सीजन 5:2, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एवं सल्फर 3:4, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एवं क्लोरीन 23:35.5। रासायनिक सूत्र लिखना। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को
उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ हमने इनके तत्वों के सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों को पढ़ लिया है। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र से पहले लिखते हैं। उदाहरणार्थ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO इत्यादि, जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तथा उसके दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH। सरल यौगिकों के सूत्र। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्र को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस अणु सूत्र लिखते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड का तत्व H और Cl, संयोजकताएं हैं इनकी 1 और 1, अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक जो सूत्र होगा वो HCl होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र तत्व है H और S, संयोजकताएं हैं 1 और इसकी है 2, तो उस हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा H2S। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र तत्व प्रतीक C और Cl, संयोजकता 4 और 1। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र CCl4 है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg2+ लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड Cl- लिखते हैं। तत्पश्चात इनके आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र तत्व प्रतीक Mg और Cl, आवेश 2+1- अणुसूत्र MgCl2। इस प्रकार हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन Cl-, प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र तत्व प्रतीक Al और O, आवेश 3+2-, अणुसूत्र है Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है तत्व प्रतीक Ca और O, आवेश है 2+2-। यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान हैं, अतः इसका सूत्र Ca2O2 प्राप्त होगा, किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र तत्व प्रतीक सूत्र NaNO3, आवेश हैं 1+1-, अतः सूत्र होगा
NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, तत्व या प्रतीक सूत्र CaOH। आवेश होगा 2+, 1-, अतः सूत्र होगा CaOH2। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 है, न कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के दो या दो से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्ठक में रखकर पादांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के दो दो परमाणु हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, तत्व या प्रतीक सूत्र NaCO3। आवेश है 1+, 2-, अणुसूत्र है Na2CO3। उपरोक्त उदाहरण में कोष्ठक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4SO4। आवेश 1+, 2-, अणुसूत्र होता है NH42SO4। प्रश्न निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। Al2SO4 3, CaCl2, K2SO4, KNO3, CaCO3। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं? H2S अणु एवं PO4 3- आयन। तीन 3.5 आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान अनुपात 3.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई म्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण 3.1 ए, जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। बी, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हल। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 म्यू, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U। अतः जल जिसमें दो परमाणु हाइड्रोजन एवं एक परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान बराबर 2 × 1 + 1 × 16 बराबर 18 म्यू होगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान बराबर H का परमाणु द्रव्यमान प्लस N का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 × O का परमाणु द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 म्यू। अतः HNO3 का आणविक द्रव्यमान 1 U प्लस 16 U प्लस 3 × 16 U बराबर 63 U होगा। 3.5 सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम
उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संगठक आयन होते हैं। उदाहरणार्थ सोडियम क्लोराइड इकाई सूत्र NaCl। इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से करते हैं: 1 × 23 म्यू प्लस 1 × 35.5 म्यू बराबर 58.5 यू। यहाँ पर उदाहरण 3.2 CaCO3 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हल है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान CaCl2 है। कैल्शियम Ca का परमाणु द्रव्यमान 40 U है। क्लोरीन Cl का परमाणु द्रव्यमान 35.5 U है। अतः CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर 1 × 40 U प्लस 2 × 35.5 U बराबर 40 U प्लस 77 U बराबर 111 U। यहाँ पर कार्बन परमाणु का 1 मोल, यहाँ पर 6.022 × 10⁻23 कार्बन के परमाणु, यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु का 1 मोल, यहाँ इधर 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु, यहाँ 1 ग्राम हाइड्रोजन का परमाणु। इधर किसी भी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन का 1 मोल, 6.022 × 10⁻23 उस कण की संख्या, उन कणों को सापेक्ष द्रव्यमान ग्राम में। अणुओं का 1 मोल, 6.022 × 10⁻23 अणुओं की संख्या, इधर आणविक द्रव्यमान ग्राम में। चित्र 3.5 मोल अवगाद्रो संख्या एवं द्रव्यमान के बीच संबंध। प्रश्न 1, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6 C2H4 NH3 एवं CH3OH। निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ZnO Na2O Mk2CO3 दिया गया है। Zn का परमाणु द्रव्यमान बराबर 65 U, Na का परमाणु द्रव्यमान 23 U, K का परमाणु द्रव्यमान 39 U, C का परमाणु द्रव्यमान 12 U, O का परमाणु द्रव्यमान 16 U है। मोल संकल्पना। यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है। 2H2 + O2 बराबर 2H2O। उपरोक्त अभिक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं, अथवा दूसरा, हाइड्रोजन अणु के 4 U ऑक्सीजन अणु के 32 U के साथ संयोग करके 36 U जल अणु निर्मित करते हैं। उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्याएं सीधे प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। किसी स्पीशीज, परमाणु, अणु, आयन अथवा कण के 1 मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है।
किसी पदार्थ के एक मोल में कणों, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसको अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसको n0 से निरूपित करते हैं। यह नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो अवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया है। एक मोल किसी पदार्थ का 0.022 इंटू 10 की पावर 23 संख्या में, जैसे 1 दर्जन बराबर 12, 1 ग्रुस बराबर 144। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन या ग्रुस की तुलना में इसका एक और लाभ है। वह यह है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान ग्राम के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई U में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हमें उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को U से G में परिवर्तित करना होगा। परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरणार्थ, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 U होता है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। एक U हाइड्रोजन के केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं, अर्थात उसमें 0.6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए। इसी प्रकार 16 U ऑक्सीजन में केवल एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, अतः 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे, अर्थात उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमानों को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान, जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, को उपरोक्त की तरह रखते हैं, परंतु हमें इकाई को U से G में परिवर्तित करना होगा। उदाहरणार्थ, जैसा कि हम पहले ही जल H2O के अणु द्रव्यमान का परिकलन कर चुके हैं, जिसका मान 18 U होता है। यहाँ से हमें यह प्राप्त होता है कि 18 U जल में जल का केवल एक अणु होता है। 18 ग्राम जल में जल के 1 मोल अणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जल के अणु होते हैं। रसायनज्ञों को अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणुओं एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। उसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। इसको निम्न प्रकार से करते हैं। 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बराबर ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान, अतः रसायनज्ञों के परिकलन की इकाई मोल हुई। सन 1896 में विलहेल्म ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द मोल्स से व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है ढेर। किसी पदार्थ को परमाणुओं अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, जो परमाणुओं एवं अणुओं की वृहद संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। उदाहरण 3.3, निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। 32 ग्राम हीलियम या द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। दूसरा,
044 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। यहाँ पर हल है, मोलों की संख्या बराबर स्मॉल n, दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M, दिए गए कणों की संख्या कैपिटल N, कणों की अवोगाद्रो संख्या कैपिटल N 0, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4U, हीलियम का जो मोलर द्रव्यमान है वो 4 ग्राम। अतः मोलों की जो संख्या प्राप्त हुई है वो दिया गया द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान यानी स्मॉल n बराबर स्मॉल m बटा कैपिटल M बराबर 52/4 बराबर 13 आंसर आ गए। हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे कैपिटल N 0 बराबर 12.044 इंटू 10 की पावर 23 बटे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बराबर 2। यहाँ उदाहरण 3.4 निम्नलिखित द्रव्यमानों का अपलीकरण कीजिए। 0.5 मोल N2 गैस अणु के मोल से द्रव्यमान, दूसरा है 0.5 मोल N परमाणु या परमाणुओं के मोल से द्रव्यमान। तीसरा क्वेश्चन 3.011 इंटू 10 की पावर 23 N परमाणुओं की संख्या या संख्या से द्रव्यमान। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 N2 अणुओं की संख्या या संख्या से द्रव्यमान। हल है, द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुणा मोलों की संख्या, स्मॉल m बराबर कैपिटल M गुणा स्मॉल n बराबर 28 गुणा 0.5 बराबर 14 ग्राम। द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुणा मोलों की संख्या, स्मॉल m बराबर कैपिटल M इंटू स्मॉल n बराबर 14 गुणा 0.5 बराबर 7 ग्राम। तीसरा, मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर दिए गए कणों की संख्या कैपिटल N बराबर कैपिटल N 0 बराबर 3.011 गुणा 10 की पावर 23 बटे 6.022 गुणा 10 की पावर 23, स्मॉल m बराबर कैपिटल N गुणा n बराबर 14 गुणा 3.011 गुणा 10 की पावर 23 बटा 6.022 गुणा 10 की पावर 23, तो आंसर आ जाएगा 14 गुणा 0.5 बराबर 7 ग्राम। चौथा प्रश्न है, स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे कैपिटल N 0, स्मॉल m बराबर कैपिटल M इंटू स्मॉल n 0 बराबर 28 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23 बटे 6.022 गुणा 10 की पावर 23 बराबर 28.1 बराबर 28 ग्राम। उदाहरण 3.5 निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। 46 ग्राम सोडियम परमाणु या द्रव्यमान से संख्या, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु या द्रव्यमान से अणुओं की संख्या। तीसरा है 0.1 मोल कार्बन परमाणु दिए गए मोल से संख्या। पहला है परमाणु की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणा अवोगाद्रो संख्या बराबर कैपिटल N स्मॉल m बटा कैपिटल M इंटू N0, n बराबर 46 बटा 23 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23, n बराबर 12.044 गुणा 10 की पावर 23। अणुओं की संख्या
बराबर दिया गया द्रव्यमान बराबर बटे मोलर द्रव्यमान गुणा अवगाद्रो संख्या। कैपिटल एन बराबर स्मॉल एम बटा कैपिटल एम इंटू N0। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U। ऑक्सीजन अणुओं का मोलर द्रव्यमान 16 इंटू 2 बराबर 32 ग्राम। एन बराबर 8/32 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। कैपिटल एन बराबर 1.5055 गुणा 10⁻23 बराबर 1.51 गुणा 10⁻23। कणों या परमाणु की संख्या बराबर कण के मोलों की संख्या गुणा अवगाद्रो संख्या। कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन गुणा कैपिटल N0 बराबर 0.1 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। 6.022 गुणा 10⁻22। प्रश्न ये, यदि कार्बन परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। किस में अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा Fe। Na का परमाणु द्रव्यमान 23U। Fe का परमाणु द्रव्यमान 56U होता है। इस तरह से ये हमारा अध्याय पूरा हो गया।